नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक होगा संज्ञान एवं संवेग। ठीक है, संज्ञान और संवेग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञान एवं संवेग, इंग्लिश में हम कहेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन। होने को ये दो टॉपिक है, एक है संज्ञान और एक है संवेग। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? संज्ञान की। किसकी बात करेंगे? संज्ञान की। वैसे संज्ञान की चर्चा मैं कर चुकी हूं आपसे बाल विकास यूनिट के अंतर्गत, बाल विकास टॉपिक के अंतर्गत। जब हमने जीन पियाजे को पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि संज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, वापस एक बार सुन लीजिए। संज्ञान का अर्थ होता है जानना। संज्ञान का मेन अर्थ क्या है? जानना। इसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं के प्रति जो अवधारणा का बोध होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञान। ठीक है, क्या कहलाता है? संज्ञान। और संज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी मानसिक योग्यताएं होती हैं, जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन आदि। तो संज्ञान एक जटिल मानसिक अनुभव है। क्या है? जटिल मानसिक अनुभव। इसके विकास में किसका प्रयोग होता है? प्रतीकों का प्रयोग होता है। यह अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम है। किसके फलस्वरूप? अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम है। और संज्ञान के विकास में बौद्धिक योग्यता का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, एक बार देखिएगा इधर। सबसे पहले बात हो रही है किसकी? संज्ञान की। किसकी बात हो रही है? संज्ञान। संज्ञान का अर्थ, मेन अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है, मेन अर्थ क्या होता है? जानना। और इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं के प्रति जो भी अवधारणा का बोध होता है वह क्या कहलाता है? संज्ञान। इसके अंतर्गत ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन आदि मानसिक क्रियाएं आती हैं भाई। ठीक, एक परिभाषा देखिए हिलगार्ड और अन्य के अनुसार, किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है वही क्या है? संज्ञान है। वही क्या है? संज्ञान है। वापस देख लीजिए क्या कहा हिलगार्ड ने। किसी व्यक्ति ने स्वयं के बारे में, ठीक है, तथा अपने पर्यावरण के बारे में, स्वयं के बारे में और पर्यावरण के बारे में जो भी विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ और धारणा अर्जित की है वही क्या है? संज्ञान है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है वातावरण के संपर्क में आता है। भी बालक का जन्म होता है, जन्म के समय बालक इस वातावरण के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वातावरण के संपर्क में आता है तो विचार ग्रहण करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, समझ बनाता है, धारणा बनाता है, वही क्या है? संज्ञान है। स्टोट के अनुसार, स्टोट का क्या कहना है? संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में, कौन से वातावरण में? बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, सिंपली ध्यान रखेंगे आप ये दो डेफिनेशन। उसके बाद में बात करूं आपसे किसकी? संज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा इधर, संज्ञान के अंतर्गत बहुत सी मानसिक क्रियाएं निहित होती है। ध्यान देना। अरे एक तरह से संज्ञानात्मक विकास के दो या मानसिक विकास बात एक ही होती है। तो संज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी मानसिक क्रियाएं निहित होती हैं, जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन आदि। संज्ञान एक जटिल मानसिक अनुभव है। क्या है? संज्ञान को क्या कहा गया है? एक जटिल मानसिक अनुभव। संज्ञान के विकास में किसका प्रयोग होता है? प्रतीकों का प्रयोग होता है, चिन्हों का प्रयोग होता है। संज्ञानात्मक विकास
अनुभवों के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम है। किसके फलस्वरूप? अनुभवों के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम है। व्यक्ति की सक्षमता संज्ञानात्मकता को प्रभावित करती है। क्लियर? संज्ञान के विकास में बौद्धिक योग्यता का बड़ा महत्व। किसका? बौद्धिक योग्यता का। और संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकासात्मक प्रक्रिया है। इतनी बातें आपको संज्ञान के बारे में ध्यान रखनी है। एक बार वापस देख लो। संज्ञान के अंतर्गत क्या मानसिक क्रियाएं निहित होती है? मानसिक क्रियाएं किसे कहते हैं? स्मृति, चिंतन, प्रत्यक्षण, कल्पना, ये सब क्या कहलाती है? मानसिक क्रियाएं कहलाती है। संज्ञान एक जटिल मानसिक अनुभव है। ठीक है। संज्ञान के विकास में किसका प्रयोग होता है? प्रतीकों का प्रयोग। संज्ञानात्मक विकास अनुभव के फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप प्राप्त परिणाम है। व्यक्ति की सक्षमता संज्ञानात्मकता को क्या करती है? प्रभावित करती है। और संज्ञान के विकास में बौद्धिक योग्यता का बड़ा महत्व है। और संज्ञान एक विकासात्मक क्रिया है। क्लियर? ठीक। अब हम बात करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कितने सिद्धांत? 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और तीनों सिद्धांतों की चर्चा मैं आपसे कर चुकी हूं। तीनों सिद्धांतों की चर्चा मैं आपसे कर चुकी हूं। 3 सिद्धांत किस किस के हैं? ठीक है। पहला सिद्धांत की मैं बात करूं तो पहला किसका है? पियाजे। ठीक है। जीन पियाजे पूरा नाम है पियाजे का। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है। दूसरा किसका है? वाइगोत्स्की। ठीक है। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और तीसरा किसका है? जेरोम ब्रूनर। ठीक है। जेरोम ब्रूनर का संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। ध्यान देंगे, संज्ञान की बात, ज्ञान की बात, ज्ञान के निर्माण की बात 3 जनों के द्वारा की गई है। पियाजे के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा और जेरोम ब्रूनर के द्वारा। ये चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूं। एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने। तो एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। पियाजे तो क्या कहते हैं? पियाजे तो कहते हैं कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, वातावरण के संपर्क में आता है और ज्ञान का निर्माण होता चला जाता है। पढ़ चुके हैं डिटेल में। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास पर भाषा और सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये किसका कहना है? वाइगोत्स्की का। ये चर्चा भी हम कर चुके हैं। तीसरी बात आती है जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया है। और आपको ये पता है कि संरचनात्मकता जो शब्द है वो मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से लिया गया है। आधुनिक संज्ञानवादी की श्रेणी में आते हैं कौन? जेरोम ब्रूनर। तो ध्यान देना, तीनों संज्ञान की बात करते हैं, तीनों ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं, तीनों ज्ञान की संरचना की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, पियाजे का, वाइगोत्स्की का और जेरोम ब्रूनर का। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी। पियाजे, वाइगोत्स्की एंड जेरोम ब्रूनर, और इन तीनों के सिद्धांत की विस्तृत चर्चा मैं आपसे कर चुकी हूं। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्वों की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है क्या? वंशानुक्रम। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का प्रभाव बालकों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस संदर्भ में किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि विद्वान परिवारों के बालकों का संज्ञानात्मक विकास सामान्य बच्चों से अधिक पाया जाता है। गर्भावस्था तथा उसके बाद का वातावरण भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। देखा गया है कि जो मां गर्भकालीन अवस्था में मादक पदार्थों का सेवन करती है
उनके बच्चों का मानसिक या कह दो संज्ञानात्मक विकास मंद गति से होता है। तो बिल्कुल वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात हम करें सामाजिक बंधन की। दूसरा तत्व है सामाजिक बंधन। समाज के संपर्क में आने से बालकों में संज्ञानात्मक विकास आरंभ हो जाता है। किसके संपर्क में? समाज के संपर्क में आने से। और ऐसा ही वाइगोत्स्की का भी तो कहना है। बालक जब समाज के साथ अंतः क्रिया करता है तो न केवल उसकी समस्याओं का निराकरण होता है बल्कि उसमें एक सोच पैदा होती है, और यही सोच अन्य समस्याओं के हल करने में उसकी क्या करती? मदद करती है। सामाजिक वातावरण का ही प्रभाव है कि शहरी और ग्रामीण विकास, जो शहरी और ग्रामीण बालक हैं, उनके संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? अंतर होता है। यदि बालक को समाज से अलग कर दिया जाए तो उसका मानसिक या कह दो संज्ञानात्मक विकास पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे किसकी? सामाजिक वर्ग। नेक्स्ट तत्व है सामाजिक वर्ग। प्राचीन भारत में संभवतः सामाजिक वर्णों के विभाजन का प्रमुख आधार क्या रहा है? बौद्धिक स्तर रहा है, जिसमें यह माना जाता है कि ब्राह्मण वर्ग अन्य वर्णों से अधिक बुद्धिमान होता है। अर्थात कुछ जातियों में बौद्धिक क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपसे किसकी? लिंग की। लिंग की विषमता का प्रभाव भी संज्ञानात्मक विकास पर देखा जाता है। शेषावस्था में बालिकाओं में भाषा और संज्ञानात्मक विकास बालकों से अधिक होता है। विषयगत महत्ता भी देखी जाती है, जैसे लड़कियां साहित्य, संगीत, कला जैसे विषयों में अधिक रुचि लेती हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करूं आपसे, तो मैं बात करूंगी आपसे आयु और शिक्षा की। किसकी? आयु एवं शिक्षा। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ही संज्ञानात्मक क्षमता का भी क्या होता है? विकास होता है। इसी प्रकार से शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। शिक्षित व्यक्तियों का संज्ञानात्मक विकास अशिक्षित से अधिक होता है। ठीक है, सिंपल सी चर्चा है। इसके बाद नेक्स्ट बात, जनसंचार माध्यम। कौन से माध्यम? जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यम के अंतर्गत दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं प्रकाशित सामग्री जैसे पत्र पत्रिकाएं आदि आते हैं। देखने में यह आया है कि 21वीं सदी का जो बालक है, जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रहा है या उसके साथ कार्य कर रहा है, उसका संज्ञान बहुत तेजी से विकसित हुआ है। कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरदर्शन ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को एक नवीन आयाम दिया है, जिसमें बालक अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इतनी चर्चा, यहां तक की चर्चा आपके समझ में आ गई होगी। संज्ञानात्मक विकास के निर्धारक तत्वों में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? वंशानुक्रम, सामाजिक बंधन, सामाजिक वर्ग, लिंग, आयु एवं शिक्षा, जनसंचार माध्यम आदि। संज्ञान की चर्चा हम कर चुके हैं और संज्ञान की चर्चा के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? संवेग। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संवेग। देखिएगा इधर, और संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन। ठीक है, तो बालक के जीवन में संवेग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
बालक के कार्यों को उसके संवेग ही प्रेरित करते हैं। इस प्रकार सभी बालकों के संवेगात्मक विकास और व्यवहार के आधार क्या हैं? प्रेम, हर्ष, उत्सुकता, ये सब क्या है? संवेग है। ये संवेग उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव संवेग है। जबकि भय, क्रोध और ईर्ष्या जैसे निंदनीय संवेग उसके विकास को क्या कर देते हैं? कुंठित कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा विचार है कि सभी संवेग जन्म से नहीं पाए जाते, उनका विकास धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे वो होता है। जैसा कि वाटसन की मैं बात करूं तो वाटसन का कहना है कि नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। जबकि ब्रिजिश का ये मानना है कि जन्म के समय शिशु में केवल एक संवेग होता है, उत्तेजना, और 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिजिश के अनुसार संवेगों का विकास किस प्रकार से होता है, ये बिल्कुल हम देखने वाले हैं। तो इतनी चर्चा बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। संवेग की चर्चा सिंपल एक चैप्टर के अंतर्गत भी मैंने की थी। कहाँ? संवेगात्मक बुद्धि टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया। संवेग जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन। और इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। और संवेग के बारे में सिंपली पूछ लिया जाए कि संवेग होते कितने प्रकार के हैं, तो बात कर चुकी हूं मैं कि संवेग 2 प्रकार के होते हैं, सुखद संवेग और दुखद संवेग। सुखद संवेग जब जागृत होता है तो व्यक्ति जीने की सोचता है, अच्छा कार्य करने की सोचता है। जबकि दुखद संवेग जब जागृत होते हैं तो व्यक्ति आंसुओं के गर्त में डूब जाता है और आत्महत्या तक करने की सोचने लगता है। संवेग होते जन्मजात है, लेकिन सभी संवेगों का विकास एक साथ ना होकर धीरे धीरे होता है। जैसा कि अभी मैं चर्चा कर चुकी हूं कि वाटसन ने तो क्या कहा कि नवजात शिशु में केवल 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। जबकि ब्रिजिश का यह कहना है कि जन्म के समय शिशु में केवल एक संवेग होता है, उत्तेजना, और 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह किसका कहना है? ब्रिजिश का। तो ब्रिजिश के अनुसार विकास कैसे होता है वो हम देख सकते हैं। देखिएगा इधर, देखिए ब्रिजिश के अनुसार विकास को बिल्कुल हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले गेट्स ने क्या कहा है संवेग के बारे में वो थोड़ा सा जान लेते हैं। गेट्स ने क्या परिभाषा दी है? प्रारंभ में क्रोध, भय, हर्ष आदि की स्पष्ट अभिव्यक्ति न होकर संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं अधिकतर सामान्य उत्तेजना के रूप में ही प्रकट होती है। क्या कहा गेट्स ने? कि प्रारंभ में क्रोध, भय, हर्ष आदि की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती है, संवेगात्मक प्रतिक्रिया अधिकतर सामान्य उत्तेजना के रूप में ही। गेट्स का भी क्या कहना है कि जो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं हैं वो सामान्य उत्तेजना के रूप में ही प्रकट होती है। क्लियर? वाटसन देखिए, वाटसन क्या कहते हैं कि नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग विद्यमान होते हैं, बात कर चुके हैं हम, भय, क्रोध और स्नेह। कुछ मनोवैज्ञानिक वाटसन के इस विचार की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। ठीक है, ब्रिजिश क्या कहते हैं कि शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। किसका कहना? ब्रिजिश का। तो ब्रिजिश के अनुसार 2 वर्ष में कैसे विकास होता है वो देखिए। ठीक, संवेगों का विकास जन्म के समय, ये ब्रिजिश के अनुसार है, ध्यान देना भाई। किसके अनुसार है? ब्रिजिश। जन्म के समय तो क्या होती है? उत्तेजना। ब्रिजिश का यह कहना है कि जन्म के समय शिशु में केवल कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना। ठीक है, 3 माह में उत्तेजना, कष्ट और आनंद। 3 माह के अंतर्गत कौन कौन से संवेग हो जाते हैं? उत्तेजना, कष्ट और आनंद। ठीक, 6 माह में उत्तेजना, कष्ट, आनंद, उसके साथ भय, घृणा और क्रोध। ये कब बताए हैं? 6 माह में। ठीक है, अब बात करते हैं 12 माह की। 12 माह में ये सारे तो रहेंगे, क्या क्या? उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, घृणा, क्रोध। इसके अलावा उल्लास और स्नेह। उल्लास और स्नेह 12 माह में। अब बात करेंगे 18 माह की, तो ये सारे तो रहेंगे, कौन कौन से? उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, घृणा, क्रोध, उल्लास, स्नेह। अब एक और संवेग क्या आ गया? ईर्ष्या। ईर्ष्या कब जुड़ा?
18 माह में, ध्यान देंगे 24 माह, 18 माह के बाद 24 माह में उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, घृणा, क्रोध, उल्लास, स्नेह, ईर्ष्या के साथ अब क्या आ गया नया? हर्ष। तो देखिएगा स्टार्टिंग में केवल उत्तेजना, 3 माह में ध्यान रखेंगे उत्तेजना, कष्ट और आनंद, 6 माह में इनके अलावा क्या जुड़ गए? भय, घृणा और क्रोध। ठीक है, 12 माह में अलग क्या जुड़े? उल्लास और स्नेह। 18 माह में अलग क्या जुड़ा? ईर्ष्या। और 24 माह में अलग क्या जुड़ा? हर्ष। क्या जुड़ा? हर्ष। ये सारणी सिंपली आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ब्रिजेश ने जन्म के समय कौन सा समय बताया? उत्तेजना। 3 माह में उत्तेजना तो था ही, उत्तेजना के अलावा कष्ट, आनंद। ठीक है, 6 माह में ये तीनों तो थे, उत्तेजना, कष्ट, आनंद, उसके अलावा भय, घृणा और क्रोध। 12 माह में ये सब आ गए, उसके अलावा उल्लास और स्नेह। 18 माह में ये सब आ गए, उसके बाद ईर्ष्या, और 24 माह में हर्ष। ठीक, ये सारणी किसकी है? ब्रिजेश की। तो ब्रिजेश के अनुसार संवेगों का विकास इस प्रकार से होता है। तो बिल्कुल ब्रिजेश ने कहा है कि 2 वर्ष की आयु तक 24 माह यानी 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, सबसे पहला घर का सामाजिक वातावरण। ठीक है, घर का सामाजिक वातावरण संवेगात्मक विकास को बिल्कुल प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण मतलब घर में माहौल कैसा है। अगर घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा ये सारा माहौल रहता है तो बच्चा भी हो सकता है कि क्रोधी स्वभाव का बन जाए। और अगर घर में प्रेम का माहौल रहता है, स्नेह का माहौल रहता है, तो बच्चे में भी संवेगात्मक या संवेगों का विकास उसी प्रकार से होगा। शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो यदि बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है, बार बार यदि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता है, तो हो सकता है कि वो हंसना मुस्कुराना भूल जाए, हो सकता है कि चिड़चिड़ाहट उसमें बढ़ने लगे, क्रोध उसमें बढ़ने लगे, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो व्यक्ति हंसना भूल जाता है, मुस्कुराना भी भूल जाता है। बुद्धि। जिन बच्चों का बुद्धि लेवल अच्छा होता है उनमें संवेगात्मक विकास भी उचित प्रकार से होता है, और जिन बच्चों का बुद्धि लेवल, बुद्धि स्तर कमजोर होता है उनका संवेगात्मक विकास भी कमजोर होता है। लिंग की मैं बात करूं तो बिल्कुल लिंग का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे हम भय संवेग की बात करें तो भय ज्यादा लड़कों में पाया जाता है या लड़कियों में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है भाई। ईर्ष्या की हम बात करें तो ईर्ष्या ज्यादा लड़कों में होती है या लड़कियों में होती है? ईर्ष्या भावना ज्यादा लड़कियों में होती है। इनके पीछे कई कारण होते हैं। तो संवेग पर प्रभाव पड़ता है लिंग का। जैसे भय संवेग की हम बात करें, लड़कों में ज्यादा पाया जाएगा या लड़कियों में? तो लड़कियों में। ठीक है, और ईर्ष्या भी ज्यादा किस में पाई जाती है? ईर्ष्या भी ज्यादा किस में पाई जाती है? लड़कियों में ज्यादा ईर्ष्या पाई जाती है, क्योंकि लड़कियां ज्यादा थोड़ा घर में रहती हैं, थोड़ा उनको संकुचित दायरा मिलता है, इसलिए ईर्ष्या प्रवृत्ति लड़कियों में ज्यादा पाई जाती है, भय लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। पिता पुत्र संबंध की मैं बात करूं, पिता और पुत्र के बीच यदि मधुर संबंध है तो संवेगात्मक विकास भी उसी प्रकार से होगा। पिता पुत्र के मध्य संबंध कटु संबंध है, झगड़े वाले संबंध हैं, तो संवेगात्मक विकास भी उसी प्रकार का होगा। जन्म क्रम। जन्म क्रम की यदि बात की जाए तो जनरली आपने देखा होगा कि घर में जो पहला बच्चा होता है उसे बहुत अति में लाड़ प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है, अति में लाड़ प्यार मिलता है। और अति में जब किसी बच्चे को लाड़ प्यार मिलता है तो उसे थोड़ा सा भी विपरीत माहौल मिल जाए तो उस माहौल को बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है। ऐसा बच्चा हर जगह एडजस्टमेंट करने लायक नहीं होता है। थोड़ा सा भी विपरीत माहौल मिला और ऐसा बच्चा क्रोध कर सकता है, तो बिल्कुल जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है। दूसरा बच्चा पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा सहनशील होगा ना, ज्यादा सहनशील होगा। लेकिन यहाँ भी ईर्ष्या वाली बात हम बात करें तो पहले बच्चे में ईर्ष्या होगी या दूसरे बच्चे में ईर्ष्या होगी, ये बताइए? फिर पहले बच्चे में ईर्ष्या होगी, क्योंकि जैसे उस घर में दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है तो दूसरे बच्चे पर ध्यान दिया जाता है। पहले केवल ध्यान किस पर दिया जा रहा था? पहले बच्चे पर। दूसरा बच्चा आने की वजह से दूसरे बच्चे पर जब ध्यान दिया जाता है तो ईर्ष्या भावना पनपने लग जाती है पहले बच्चे में।
उसे लगने लगता है कि अब उसे इतना प्यार नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाता था। परिवार का आकार। परिवार के आकार से मतलब है परिवार में सदस्यों की संख्या। कुछ एकल परिवार होते हैं, कुछ सामूहिक परिवार होते हैं। परिवार का आकार यदि बड़ा होता है तो संवेगों के विकास ज्यादा अच्छे से होता है। बड़े परिवार में बच्चा सहन शक्ति भी ठीक है उसमें आती है, धैर्य का उसमें विकास होता है, ज्यादा हंसता है, ज्यादा मुस्कुराता है। तो परिवार का आकार यदि बड़ा होगा तो ऐसे बच्चों में संवेगात्मक विकास ज्यादा अच्छे से होता है, बजाय किसके? एकल परिवार के। एकल परिवार के जो बच्चे होते हैं क्रोध ज्यादा करते हैं, ईर्ष्या उनमें ज्यादा होगी, दब्बू प्रवृत्ति उनमें ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें। सामाजिक आर्थिक स्तर की बात की जाए तो जिन परिवारों का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च स्तर का होता है वहां का संवेगात्मक विकास भी उच्च स्तर का होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर यदि निम्न स्तर का होगा तो संवेगात्मक विकास भी निम्न स्तर का होगा। जनरल से चर्चा है, सिंपल से चर्चा, इसको इसी तरह से ध्यान रखना है। तो संवेगात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? घर का सामाजिक वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, लिंग, पिता पुत्र संबंध, जन्मक्रम, परिवार का आकार और सामाजिक आर्थिक स्तर। क्लियर? इस चर्चा के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बालकों की संवेगात्मक समस्याएं या उनका समस्यात्मक व्यवहार। कुछ बच्चों के साथ संवेगात्मक समस्याएं होती हैं या कह दो वो समस्यात्मक व्यवहार करते हैं। जैसे नंबर 1, अंगूठा चूसना। देखा होगा आपने, कुछ बच्चों को बैठे बैठे अंगूठा चूसते रहते हैं। छोटे बालकों द्वारा अंगूठा चूसना एक साधारण क्रिया है। 1 वर्ष की आयु तक यह साधारण क्रिया मानी जाती है। 1 वर्ष की आयु तक तो साधारण क्रिया मानी जाएगी कि ठीक है छोटा बच्चा अंगूठा चूस सकता है, परंतु बड़ी आयु तक यह आदत रहने पर समस्या बन जाती है। ध्यान देना, 1 वर्ष तक बच्चा अंगूठा चूसता है तो इसे साधारण क्रिया माना जा सकता है, लेकिन बड़ी आयु तक यह आदत बनी रहती तो ये क्या बन जाएगी? समस्या। और इस समस्या के कारण क्या हो सकते हैं? बच्चा अंगूठा क्यों चूसता है? आनंद प्राप्ति के लिए बच्चा अंगूठा चूस सकता है। माता पिता द्वारा तिरस्कृत होना। ठीक है, माता पिता यदि बच्चों को तिरस्कृत करते हैं, डांटते हैं, दूसरों के सामने इंसल्ट कर देते हैं तो इससे भी बच्चे में अंगूठे चूसने वाली प्रवृत्ति आ सकती है। संवेगात्मक तनाव होने पर बच्चा संवेगात्मक रूप से तनाव में है कि कारण कोई भी हो सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ डांट दिया तो अंगूठा चूस सकता है। हीन भावना पनपने पर, बालक का भूखा होने पर, अंगूठा चूसने के पीछे ये सारे कारण हो सकते हैं। आनंद प्राप्ति, कुछ तो मजे के लिए अंगूठा चूसता रहता है बच्चा, उसे बड़ा मजा आता है अंगूठा चूसने में। माता पिता द्वारा तिरस्कृत होने पर, संवेगात्मक तनाव होने पर, हीन भावना पनपने पर, बालक का भूखा रहने पर ये आदत उसमें पड़ सकती है। कौन सी आदत? अंगूठा चूसने वाली। ठीक है। दूसरी, नाखून कुतरना। देखा होगा आपने कुछ बच्चों को बैठे बैठे और कुछ नहीं तो नाखून कुतरते रहते हैं। यह क्रिया जन्म के 3-4 वर्ष बाद प्रारंभ होती है। कब? 3-4 वर्ष बाद। क्या कारण है इसके पीछे? माता पिता द्वारा बालक को उचित स्नेह प्राप्त न होना, अर्थात बालक की क्या करना? उपेक्षा करना। बालक द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी कई बार ऐसी क्रिया करने लग जाता है बालक। हीनता, चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी के कारण भी बच्चा नाखून कुतर सकता है। कारण लगभग सेम रहेंगे, आप ये चीज ध्यान देना। बिस्तर भिगोना, पता है आपको कुछ बच्चे रात में बिस्तर भिगो देते हैं। 4 वर्ष की आयु तक बालक पूर्ण व उचित रूप से मलमूत्र पर नियंत्रण करना सीख जाता है तथा मलमूत्र त्याग करने की आदत सीख लेता है, परंतु बहुत से बालक 4 वर्ष की आयु के बाद भी, ठीक है, 4 वर्ष की आयु तक मलमूत्र पर नियंत्रण करना सीख जाता है बच्चा, लेकिन बहुत से बालक 4 वर्ष की आयु के बाद भी कभी कभी रात में बिस्तर भिगो देते हैं। फिर यह उनकी आदत बन जाती है, रोजाना उनका यही काम होता है, रात में बिस्तर भिगो देना। बिस्तर भिगोने वाले बालक या तो दब्बू बन जाते हैं या अनुशासनहीन हो जाते हैं। कारण क्या है? देखिए, शारीरिक दोष होना, जैसे हो सकता है गुर्दे या मूत्र प्रणाली में दोष होना कि वो कंट्रोल करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो बिस्तर भिगो देते हैं। संवेगात्मक तनाव के कारण भी ऐसा हो सकता है।
माता पिता या अन्य से लड़ाई झगड़ा होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। डर के कारण व चिंता के कारण भी ऐसा हो सकता है। रात्रि में सोते समय मलमूत्र त्याग नहीं करने के कारण, कुछ बच्चे वैसे ही सो जाते हैं, मलमूत्र त्याग करके नहीं सोते हैं, रात में वो बिस्तर को भिगो देते हैं। ये कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। लज्जालु प्रवृत्ति या शर्मीलापन। कुछ बालक प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? लज्जालु प्रवृत्ति के होते हैं। वे दूसरों के सामने आने तथा बोलने में क्या होते हैं? झिझकते हैं। यदि समस्या को दूर न किया जाए तो बड़े होकर भी वैसे ही रहते हैं। कारण क्या होता है? दुर्बल स्वास्थ्य। कई बच्चों का स्वास्थ्य बड़ा दुर्बल से होते हैं, वीक से होते, कमजोर से होते, या वो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि वो दिखने में सुंदर नहीं दिखते, तो भी वो दूसरों के सामने आने में कतराते हैं। माता पिता की अत्यधिक डांट फटकार तथा उपेक्षा। कई माता पिता बच्चों को बहुत ज्यादा डांट फटकार और उपेक्षा करते हैं, तो ऐसे बच्चे भी दूसरों के सामने आने में कतराने लगते हैं। दूसरों से मिलने पर पाबंद। कई जगह पाबंदी, तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है, बच्चों से बोल दिया जाता है कोई भी आए तो तुम सामने मत आना, पाबंदी लगा दी जाती है। शारीरिक दोष यदि बच्चे में है, कुरूपता यदि बच्चे में है, बच्चा अपने आप को कुरूप समझता है, तो हो सकता है वो दूसरों के समक्ष आने में लज्जा महसूस करे, शर्म महसूस करे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रोध की प्रवृत्ति। कुछ बच्चे जरूरत से ज्यादा क्रोध करते हैं। अनेक बालकों में क्रोध की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक सीधे ही क्रोध को प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन जब बालक बड़ा होता है तो अपने संवेगों पर क्या करने लग जाता है? नियंत्रण करने लग जाता है। बड़ा होता है तो अपने क्रोध को आक्रमण के रूप में प्रकट करता है फिर। ठीक है, यहां तो सीधे जैसे क्रोध आ रहा था वैसा प्रकट कर रहा है, लेकिन बाद में वही क्रोध किसका रूप ले लेता है? आक्रमण का रूप ले लेता है। कारण क्या है? बालक के किसी उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ना। हो सकता है उसका कोई काम पूरा नहीं हो पाया तो उसे क्या आएगा? क्रोध आएगा। अन्य बालक से तुलना करके नीचा दिखाना। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करते हैं, देखो उसने ऐसा किया है, तुमने क्यों नहीं किया ऐसा, तो उस बच्चे को क्रोध आता है। बालक में सदा दोष निकालना। यस, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे में, खुद के बच्चे में दोष ही निकालते रहते हैं। दूसरों के बच्चे ज्यादा अच्छे लगते रहते हैं और खुद के बच्चे हमेशा बुरे लगते हैं, हमेशा खुद के बच्चों में दोष निकाला जाता है, तो भी ऐसा बच्चा क्रोध प्रवृत्ति का शिकार हो जाता है। बालक की प्रिय वस्तु को उससे छीन लेना। उसकी कोई अच्छी वस्तु से छीन ली, छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, किसी चीज से खेल रहा है, यदि हम छीन लेंगे तो उससे क्रोध आता है। बालक का अस्वस्थ होना। जब अस्वस्थ होती है तो चिड़चिड़ाहट होती है, क्रोध आता है। बालक के माता पिता का क्रोधी स्वभाव का होना। बिल्कुल, वंशानुगत गुण भी आ सकता है। माता पिता बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि बच्चा भी क्रोधी स्वभाव का हो। कार्य को करने में असमर्थ होना। अगर किसी कार्य को करने में बच्चा असमर्थ है तब भी उसे क्रोध आ सकता है। बालक पर पाबंदी लगाना, ये सारे कारण हो सकते हैं किसके पीछे? क्रोध के पीछे। ठीक, नेक्स्ट बात आती है झूठ बोलना। झूठ बोलने की आदत अधिकांशतः बड़े बालकों में पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था में तो बालक अज्ञानता के कारण झूठ बोलता है, लेकिन बाद में जानबूझकर झूठ बोला जाता है। क्यों झूठ बोलता है? सुनिए, जनरल बातें हैं, जनरल वे में ध्यान रखेंगे, रटने वाली बातें नहीं है। ठीक, क्यों झूठ बोलता है? घर के लोग झूठ बोलते हैं इसलिए बच्चा भी झूठ बोलता है। यस, आपने देखा होगा छोटे बच्चे के सामने यदि हम झूठ बोल दें तो झूठ बोलना तो हम ही सिखा रहे हैं उसे। कई बार आपने देखा होगा कि हम घर में रहते हैं, बच्चे से बोल देते हैं कोई भी मिलने आया है तो बच्चे बोल देना कि नहीं है, तो हमने ही बच्चे को झूठ बोलना सिखाया तो बच्चा झूठ बोलेगा। भय के कारण और दंड से बचने के लिए भी बच्चा झूठ बोल सकता है। कोई गलती उसने कर दी, उसे भय लग रहा है, या फिर अगर उसे सच्चाई बता दी तो उसे दंड मिलेगा, दंड से बचने के लिए भी बच्चा क्या कर सकता है? झूठ बोल सकता है। हंसी मजाक में झूठ बोल सकता है। किसी बात को स्पष्ट नहीं समझ सकने के कारण झूठ बोलना। स्पष्ट नहीं समझ सकने के कारण, मान लीजिए कि कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की अगर कोई बात बच्चे की समझ में नहीं आई तो हो सकता है बच्चे से प्रश्न पूछने पर वो कुछ भी झूठ बोल दे। अपनी शान मारने के लिए दूसरे बच्चों के सामने झूठ बोलना, ये देखा ही होगा आपने। कुछ बच्चे शान मारने की आदत होती है कुछ बच्चों को कि मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में वो भी है, अनाप शनाप झूठ बोलते रहते हैं बच्चे। कभी कभी बालक दूसरों के कहने पर भी झूठ बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। भय
नेक्स्ट समस्या क्या है? भय। काल्पनिक चिंताओं के कारण बालक डरने लगता है, जैसे अंधेरा, कुत्ता, ऊंची आवाज, एकांत आदि। भय दूर न होने पर उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और कायरता आ जाती है। क्यों डरता है? देखिए, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की क्या होती? कमी होती है, इसके कारण भय लगता है। दूसरों से सुनकर डरना, आपने देखा होगा कई बार कुछ बैठ जाते हैं, भूतों की बातें करने लग जाते हैं, डरावनी बातें करने लग जाते हैं, तो बच्चा रात में सोते वक्त भी डरने लगता है। दूसरों के द्वारा जानबूझकर डराना, कई बार जानबूझकर डराया जाता है तो बच्चा डर जाता है। डांटना, फटकारना तथा स्नेह का न मिलना, हमेशा बच्चे को डांटना, फटकारना, वो हमेशा भयभीत रहता है। जिन बच्चों को लाड प्यार नहीं मिलते उनमें भी ये आदत डल सकती है कि वो हमेशा कैसा रहे? भय में रहे। ठीक है, नेक्स्ट है ईर्ष्या, जेलसी। ईर्ष्या वातावरण से उत्पन्न होती है और अधिकतर भाई बहनों में बाल्यावस्था में ईर्ष्या प्रवृत्ति पाई जाती है। बिल्कुल, जब मैंने आपको बाल्यावस्था पढ़ाई थी तो बिल्कुल बताया था कि ईर्ष्या का विकास कौन से अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। हीन भावना का विकास बाल्यावस्था में। पक्षपात की बात बाल्यावस्था में। कारण क्या है? बालकों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। यस, कई घरों में लड़के और लड़कियों के बीच माता पिता ही पक्षपात करते हैं। लड़कों को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, लड़कियों को कम वेटेज दिया जाता है। या फिर दो भाई हैं, एक भाई पढ़ने में इंटेलिजेंट है, दूसरा इंटेलिजेंट नहीं है, तो दोनों में पक्षपात कर दिया जाता है। तो इसके कारण एक भाई दूसरे भाई से ईर्ष्या करने लगता है। घर में छोटे भाई बहन के जन्म लेने पर, बिल्कुल, पहले एक बच्चा था, उसे जबरदस्त लाड प्यार मिलता था। अब छोटे भाई बहन ने जन्म ले लिया तो लाड प्यार किसको मिलने लगा? छोटे भाई बहन को। तो बड़े को क्या होने लग गई? ईर्ष्या होने लग गई। दूसरों को सफलता मिलने पर ईर्ष्या होना, बिल्कुल। मान लीजिए आप असफल है, दूसरे को सफलता मिल गई तो इस पर भी क्या होती है? ईर्ष्या होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। तुतलाना व हकलाना। तुतलाना 2-3 वर्ष की आयु तक अधिक रहता है, फिर कम हो जाता है। हकलाने वाले बालक काफी बड़ी आयु तक हकलाते हैं। तुतलाना तो सिंपल, आपने देखा होगा छोटे से बच्चे तुतलाने वाली, ठीक है, तुतलाने वाली बातें करते हैं और ये चीज कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है। बट हकलाना काफी बड़ी उम्र तक भी रहता है। क्या कारण है? वंशानुक्रम के कारण। यस, वंशानुक्रम भी एक कारण हो सकता है कि मान लीजिए कि माता पिता हकलाते हैं तो हो सकता है बच्चे में जन्म से ही हकलाने वाली बात हो, क्योंकि वो गुण से किससे मिला? वंशानुक्रम से। असाधारण उत्तेजना के कारण भी बालक हकलाता है। कई बार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा गम होने पर भी बालक हकलाने लगता है। दूसरों की नकल करने के कारण, कई बार मान लीजिए कि एक बच्चा हकलाता है, दूसरा नहीं हकलाता, लेकिन वो उसकी क्या कर रहा है? नकल कर रहा है। नकल करते करते हकलाना उसकी आदत बन जाती है। गले में टॉन्सिल्स हो जाने के कारण, कई बार गले में टॉन्सिल्स हो जाते हैं, या फिर दांतों का उबड़ खाबड़ होना या जीवा का तालू से टच होना भी कारण होता है किसका? हकलाने का। आत्मविश्वास की कमी के कारण भी हकलाने की प्रवृत्ति आ सकती है। आपने देखा होगा कुछ स्पीच भी देते हैं तो उस समय कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो स्पीच देते देते भी हकलाने लग जाते हैं। क्लियर? और भी कारण है। दूसरों के सामने बोलने में हिचकिचाहट के कारण, बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी है, दूसरों के सामने बोलने में हिचकिचाहट है, तो जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हकलाते हुए। जल्दी जल्दी बोलने के कारण, कुछ बच्चे काफी फास्ट बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धैर्य के साथ शब्दों को नहीं बोलते, तो जल्दी जल्दी बोलने के कारण भी हकलाने वाली प्रवृत्ति आ सकती है। शारीरिक दोष होना, जैसे जबड़ा पूरा न खुलना, तालू का सही ना होना, जीवा अविकसित होना, ठीक से ना सुनना आदि, और संवेगात्मक तनाव के कारण भी बच्चा हकला सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वार्थ भावना की। कुछ बच्चे बड़े स्वार्थी होते हैं, कई बच्चों में स्वार्थ भावना पाई जाती है। ये अपने स्वार्थ में अंधे होकर किसी का भी अहित करने को तैयार रहते हैं। शेषावस्था में तो बच्चे का स्वार्थी होना स्वाभाविक होता है, स्वार्थी होता है, स्व केंद्रित होता है, अपनी चीज किसी को नहीं देता, वो एक अलग चीज है। लेकिन बड़े होने पर भी बच्चा यदि स्वार्थी है तो ऐसा बच्चा अपने स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। कारण क्या है? वंशानुगत। बिल्कुल,
वंशानुगत कारण हो सकता है, स्वभाव, नेचर, कई बार वंशानुक्रम से मिलते हैं। मान लीजिए कि घर में माता पिता, दादा दादी, इन सब का बिल्कुल ये स्वार्थी स्वभाव के सभी, तो हो सकता है बच्चे में भी गुण आ जाए। पारिवारिक वातावरण भी महत्व रखता है। बच्चा परिवार में रहता है, परिवार को देखता है कि सब स्वार्थी हैं या फिर नहीं है। परिवार में जैसा माहौल देखेगा, बच्चे का व्यक्तित्व का विकास उसी प्रकार का होगा। महत्वाकांक्षा आदि, महत्वाकांक्षा के कारण भी बच्चा स्वार्थी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है झगड़ना। प्राय कुछ बालक बात बात में क्या करते हैं, झगड़ने लगते हैं। कारण क्या है? परिवार का वातावरण। हो सकता है परिवार में ऐसा माहौल रहता हो, आए दिन झगड़े वाला ही माहौल रहता है, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा झगड़ा ही सीखेगा, तो आए दिन झगड़ेगा। माता पिता का झगड़ालू होना, हो सकता है माता पिता झगड़ालू हो। कई घरों में माता पिता का काम ही ये रहता है, बस झगड़ना, जबकि बच्चों के सामने तो ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, झगड़ते हैं। बड़ों के अनुकरण के कारण, बिल्कुल बच्चा बड़ों का क्या करता है? अनुकरण। बड़े झगड़ेंगे तो बच्चा भी झगड़ेगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के कारण, बिल्कुल कई बार बच्चा अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए झगड़ता है। नहीं मुझे ऐसा करना है, नहीं मुझे ये चीज चाहिए, तो झगड़ा करने लग जाता है। माता पिता द्वारा समानता का व्यवहार न करने के कारण, कई बार माता पिता बच्चों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, तब भी बच्चा झगड़ालू प्रवृत्ति का बन सकता है। शिक्षकों द्वारा समानता का व्यवहार न करने के कारण भी बच्चा झगड़ालू प्रवृत्ति का शिकार हो सकता है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे बालक की जो संवेगात्मक समस्याएं हैं या समस्यात्मक व्यवहार है, उसके निवारण हेतु क्या क्या उपाय हमें अपनाने चाहिए। इन सब बातों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। ठीक है, समस्यात्मक व्यवहार सारा हम पढ़ चुके हैं। बिस्तर भिगोना, झूठ बोलना, भय वाली आदत, स्वार्थी आदत, झगड़ालू वाली आदत। तो ये जो समस्यात्मक व्यवहार है, उसके निवारण हेतु कौन कौन से उपाय हैं, देखिएगा। इधर चर्चा सिंपल है, सिंपल वे में देखना है, बिना प्रेशर के पढ़ना है। नंबर 1, माता पिता व शिक्षकों को प्रत्येक बालक की समस्या के कारण को जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? कारण को। बहुत जरूरी है, समस्या के कारण को जाने। बालक अगर कोई हरकत कर रहा है तो आखिर इसका कारण क्या है, और आपको पता है कारण को जानना ही निदान कहलाता है। निदान के बाद ही उपचार होता है, बिना निदान के उपचार संभव नहीं। इसलिए कारण को जानना चाहिए और उसे दूर करने का क्या करना चाहिए? प्रयास। तो कारण को जानना, निदान, कारण को दूर करना, उपचार। क्लियर? बालक के संवेगात्मक तनाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर बालक किसी तनाव में है तो उचित निर्देशन के द्वारा, उचित परामर्श के द्वारा उसके तनाव को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शिशु को सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे वह हतोत्साहित हो जाएगा। परिणामतः वह या तो डरपोक बन जाएगा या फिर आक्रामक। और वैसे भी मनोविज्ञान तो सजा के खिलाफ है, मनोविज्ञान तो दंड के खिलाफ है। मनोविज्ञान तो यह कहता है कि प्रेम और सहानुभूति से ही परिवर्तन लाया जा सकता है, दंड के द्वारा नहीं। बालक को खेलने के पूर्ण अवसर प्रदान करने चाहिए, उसे थोड़ी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसे खेलने के पूर्ण अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके। जो उसके अंतर्निहित जो योग्यताएं हैं वो बाहर